ज्ञान विविधि चैनल में मैं मंजू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम कक्षा जो 7 का जो प्रकरण है हमारा वायु यानी वायुमंडल है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वायुमंडल क्या है। तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का जो आवरण है, जो गैसों का जो आवरण होता है, उसको क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। प्रश्न भी पूछ सकते हैं वायुमंडल किसे कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है उसको क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। हमारी पृथ्वी के जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, सारे के सारे किस पर निर्भर हैं? वायु पर निर्भर हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं आज वायुमंडल के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं वायु का संगठन यानी वायुमंडल का संगठन क्या होता है वो देखते हैं। वायुमंडल का संगठन, अब वायुमंडल के संगठन की बात करें तो वायुमंडल है वो अनेक गैसों का मिश्रण है। बहुत सारी जो अनेक गैसें हैं, अनेक गैसों का मिश्रण है। साथ में इसमें जलवाष्प और धूलकण भी पाए जाते हैं। यानी किन किन से यदि मैंने हम बात करें तो इसमें वायुमंडल में क्या है? गैसों का मिश्रण है, जलवाष्प भी है और धूलकण भी है, यानी इनसे मिलकर बना है वायुमंडल। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं गैसों के मिश्रण की। यदि हम बात करें तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जो वायुमंडल में हम डायग्राम से समझते हैं, मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो इस पृथ्वी पर हमारे जो सबसे ज्यादा जो गैस होती है वो कौन सी गैस होती है? हम मान सकते हैं नाइट्रोजन गैस। यानी यहां से लेकर यानी ये पूरी यहां से यहां तक ये कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। यानी कितनी प्रतिशत है? 78 यानी 78.03% नाइट्रोजन गैस। उसके बाद ये 20% हम बात कर सकते हैं, यानी ये 20% इतनी हम बात करें तो ये है आपकी 20%, 20.93 यानी 20.93% है आपकी ऑक्सीजन, जो हमारी प्राणवायु है, जिससे हमारा पूरा जो जीव जंतु है निर्भर करता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपकी जो एक गैस है CO2, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं, ये है आपकी 0.01%, या हम 0.04, कहीं पर भी आपको 4 भी प्रतिशत लिखा हुआ आता है कुछ है यहाँ पर। यदि हम अन्य गैसों की बात करें तो 0.03% ये है आपकी जो अन्य गैसें हैं वो है आपकी। यानी यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस है आपकी? नाइट्रोजन है। देखो सबसे ज्यादा जो वायुमंडल में जो गैस है वो है आपकी नाइट्रोजन, यानी 78.03% है। प्रश्न आता है कि सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन। प्रश्न बनता है यदि आपकी हमारी जो प्राणवायु जिस पर जीव जंतु निर्भर करते हैं हमारे, तो वो है हमारी ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। वो है आपकी 20.93 यानी है, हम इसको 21% भी कह सकते हैं। उसके बाद आपकी CO2, जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये आपकी है 0.04। यानी ये सब जीरो पे हम देखेंगे। अन्य गैसें भी आई आपकी 0.0%। ऑर्गन है जैसे जो हीलियम है, ये जो अन्य जो हाइड्रोजन है, ये गैसें हमारे यहाँ 0% है। तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। उसके बाद आपकी जो ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गैसों के रूप में ये पाई जाती है। दूसरी यदि हम बात करें तो है आपका जो हम इतने पहले हमने गैसों की चर्चा की, उसके बाद जलवाष्प, यानी वायुमंडल में और क्या विद्यमान है? आपका जलवाष्प है। दूसरा जलवाष्प के बारे में यदि हम देखें तो जलवाष्प में देखते हैं जल जब भाप बनकर जब वायुमंडल में जाता है तो उस जो वायुमंडल में जो भाप बनकर जो गया, जो भाप वाला जो जल है यानी जो गैसीय जल, वो क्या कहलाता है? जलवाष्प कहलाता है। वापस एक बार ध्यान से सुनना, जो वायुमंडल में जो जल पृथ्वी से क्या है भाप बनकर जब ऊपर जाता है तो क्या होता है? जो वायुमंडल में वो जब जल चला जाता है तो उस गैसीय जल को क्या कहा जाता है? जलवाष्प कहा जाता है, और इसे आर्द्रता भी कहते हैं। यानी इसका दूसरा नाम ध्यान रखना, हम आगे इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये इसको क्या कहा जाता है?
आर्द्रता कहा जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण ये है क्योंकि ये ऊपर जाने के बाद तो भाप क्या हो जाती है, संघनित यानी ठंडी हो जाती है। फिर इसी से क्या होती है, वर्षा होती है, यानी जलवाष्प फिर धीरे धीरे छोटी छोटी बूंदें वो संघनित हो जाती है, फिर भारी होने के बाद ये वर्षा के रूप में वापस धरातल पर आती है। तो ये वर्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट, इससे हमारे क्या होती है, वर्षा होती है। तीसरी यदि हम बात करें तो धूलकण की, तो वायुमंडल में धूलकण भी होते हैं। कैसे, हम देखते हैं वायुमंडल में इधर उधर जो उड़ते रहते हैं, जो वो हम कह सकते हैं वो क्या है, धूल है। और धूल कणों के कारण ही क्या है, सूर्य का जो प्रकाश है, प्रकाश के परिक्रमण के कारण हमें क्या होता है, आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। यानी हमें आकाश का रंग, कई बार हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि धूलकण क्या करते हैं, प्रकाश का क्या करते हैं, परिकिरण कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वहां पर हमें जो प्रकिरण का अर्थ होता है जो किरणें होती है उनको बिखेर देते हैं, तो हमें क्या होता है, जो रंगीन जो दिखाई देता है, तो इसमें आसमान का जो रंग हमें दिखाई देता है वो क्या दिखाई देता है, जो नीला दिखाई देता है। आप सूर्योदय के समय देखो या सूर्यास्त के समय में देखो तो हमें क्या होती है, जो लालिमा दिखाई देती है सूर्य की, वो किसके कारण दिखाई देती है, इस धूलकण के कारण हमें जो इसकी जो लालिमा जैसे लाल नजर आता है, तो उस धूलकण के कारण नजर आती है। उदाहरण दिया, आप छोटे से अपने घर की तरफ से देखें, छोटा सा उदाहरण, तो घर मान लो एक कमरे का जो आपका जो घर जो आपका बंद है, उसके बाद बंद होने के बाद यह आपका एक जो रोशनदान यदि खुला है आपका, तो रोशनदान खुला होने के बाद जो खिड़की से जो आपकी जो रोशनी आती है, सीधे के सीधे जो घर के अंदर जो आपकी रोशनी आती है, यानी एक आपको एक सीधी सी जो ऐसी नजर आती है वो रोशनी, इसमें आपको जो नजर आते हैं वो आपके जो धूलकण ही होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे क्या है, वायुमंडल में धूलकण भी मौजूद हैं। तो यानी हम देखते हैं वायुमंडल का संघनन है, जो गैसों का मिश्रण है। तो गैसों के बारे में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि गैसों का मिश्रण, यानी सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन, उसके बाद आपकी ऑक्सीजन, उसके बाद बाकी गैसें पाई जाती है। अब यदि बात करें गैसों के बारे में, यदि तो हमने देखा नाइट्रोजन सबसे ज्यादा गैस है, CO2 यानी आपकी अपनी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो अभी सबसे कम है। लेकिन अभी जैविक ईंधनों का इतना उपयोग हो गया है, इसके कारण क्या हो गया, जैविक ईंधनों के उपयोग के कारण इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण क्या हो गया, पृथ्वी पर तापमान बढ़ गया। और पृथ्वी पर तापमान बढ़ने के कारण इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। कई बार प्रश्न आता है ग्लोबल वार्मिंग, हिंदी में कहते हैं उस विश्व उष्णन, और इसको क्या कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। यानी जो CO2 हमने देखा था, जो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा जो अधिक बढ़ जाती है, यानी जैविक ईंधनों का हम सबसे ज्यादा उपयोग करने लगे, तो जिसके कारण तापमान बढ़ने लगा। और ये कौन सी समस्या आ गई हमारे सामने, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ गई है। अब हम देखते हैं, हमने पहले देखा वायुमंडल का संगठन, अब हम देखते हैं वायुमंडल की जो है संरचना, कैसा बना हुआ है हमारा वायुमंडल, उसके बारे में देखते हैं। वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की संरचना देखें तो अनेक परतों से मिलकर ये हमारा जो है वायुमंडल हम कह सकते हैं बना हुआ है। तो सबसे पहली जो इसकी परत यदि हम माने तो सबसे पहली परत होती है इसकी क्षोभमंडल। कौन सी है, क्षोभमंडल, यानी सबसे जो नीचे की परत होती है। यदि हम उसकी ऊंचाई देखें, इसकी औसत ऊंचाई कहीं कहीं आपको 8 से 18 किलोमीटर मिलेगी, और आपकी बुक में यदि आपकी देखें तो आपकी कितनी है, 13 किलोमीटर। यानी क्षोभमंडल की हमारे धरातल से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर तक कौन सा ये स्थित मंडल है आपका, तो या कौन सी परत है, क्षोभमंडल की परत है। जितनी भी मौसमी जो घटनाएं होती हैं वो कौन से मंडल में होती है, क्षोभमंडल। यानी इसकी हम दूसरी देखें तो सभी मौसमी घटनाएं इसी मंडल में होती है, सभी मौसमी घटनाएं इसी परत में होती है। जो ये वायुमंडल की जो परत है इसमें होती है। और मौसमी घटनाएं जैसे यदि हम बात करें, जैसे आपका है वर्षा का होना, कोहरा होना,
यानी जितनी भी आपकी हमारी जो मौसमी जो घटनाएं होती हैं वो किस में होती है, आपकी क्षोभमंडल में, जो धरातल से कितनी ऊंचाई पर है, 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये, वो वहीं पर क्या होते हैं, मौसमी घटनाएं, यानी आपको जो भाप बनकर ऊपर है, जो जलवाष्प गया उसके बाद सम्मिलित होकर वर्षा होगी, तो ये ज्यादा ऊंचाई पर नहीं होते हैं। कई बार देखते हो आप कि बादल ज्यादा ऊंचाई पर नहीं होते हैं, जितना आप ऊंचा जाओ तो बादल कई बार देखते हो नीचे होते हैं। तो ये जो सभी की सभी मौसमी घटनाएं किसमें होती हैं, ये क्षोभमंडल में होती है। अब दूसरा मंडल है हमारा, वो है समताप मंडल। दूसरा हमारी परत कौन सी है, समताप मंडल। अब समताप मंडल की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई देखो, इसकी औसत ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर तक, यानी क्षोभमंडल की हमने देखी 13 किलोमीटर तक, और समताप मंडल की है 50 किलोमीटर तक होती है। और इसमें मौसमी घटनाएं, हमने जो क्षोभमंडल की जो मौसमी घटनाएं देखी, तो इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती है, क्योंकि सारी की सारी जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है वो किसमें होती है, क्षोभमंडल में। तो ये जो समताप मंडल है इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, ठीक है। और इसमें सारी के सारी मौसमी घटनाएं, हमने देखा मौसमी घटना नहीं होती है, तो इसके कारण मौसम क्या रहता है, साफ रहता है। तो हम कई बार देखते हैं जो हमारे जो प्लेन है, वायुयान, जब देखते हैं हवाई जहाज है, जेट है, वो सारे के सारे इसी परत में उड़ते हैं। यानी जो हमारे जो प्लेन हवाई जहाज, मान लो आपका जो जेट विमान है, हवाई जहाज है, आपका जो जेट है, विमान है, ये सारे के सारे इसी परत में उड़ते हैं। कई बार आप देखते हो कि प्लेन, आपको आवाज दिखाई दे रही है कि प्लेन जा रहा है, लेकिन जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें प्लेन दिखाई नहीं देता, हम कहते हैं बादलों में जा रहा है। जबकि ये कौन से मंडल में उड़ता है, समताप मंडल में उड़ते हैं हवाई जहाज, क्योंकि ये मौसमी घटनाओं से ऊपर, ठीक, यानी 50 किलोमीटर तक हमने देखा समताप मंडल, जबकि क्षोभमंडल तो 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही है। तो 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर होने के कारण समताप मंडल, ये मौसमी घटनाएं इसमें नहीं होती, मौसम साफ रहता है। तो यहाँ पर जितने भी हवाई जहाज, जेट विमान हम कह सकते हैं, तो ये किस में होते हैं, समताप मंडल में। प्रश्न भी कई बार आता है कि वायुयान किस परत में उड़ते हैं, तो ये आपका है समताप मंडल में उड़ते हैं। इस समताप मंडल की सबसे बड़ी एक विशेषता और है कि इस मंडल में है वो ओजोन परत पाई जाती है। एक ओजोन गैस की जो परत होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है आपका, ओजोन गैस की परत, ये किसमें पाई जाती है, ये समताप मंडल में पाई जाती है। और ये प्रश्न आपके कई बार पूछे है, ओजोन गैस की परत, यानी ओजोन गैस किस मंडल में होती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि जो सूर्य से जो आने वाली जो पराबैंगनी जो हानिकारक किरणें हैं उनसे हमें बचाती है। यानी सूर्य के साथ जो हमारे सूर्य के साथ जो रोशनी आती है उसके साथ क्या होता है, जो पराबैंगनी यानी जो हानिकारक किरणें भी हमारे साथ जो किरणों के साथ आती हैं, तो उनके लिए समताप मंडल में ओजोन गैस की एक परत लगी हुई है, जिसके कारण ये हानिकारक किरणों को वहीं रोक लेता है, वो धरती पर नहीं आ सकते। यानी जो हानिकारक किरणों से, इसलिए ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता भी हम कह सकते हैं कि ये समताप मंडल में ओजोन गैस परत, ये हमें जो है उसको जो हानिकारक किरणों से बचाता है। इसलिए समताप मंडल को कई बार ओजोन मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि ओजोन गैस परत होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, ओजोन मंडल भी कई बार इसको कहा जाता है। ध्यान रखना है कि ओजोन मंडल है तो समताप मंडल का ही दूसरा नाम है। तीसरा यदि हम इसकी देखें तो तीसरी हमारी जो है वो है आपकी मध्य मंडल। तीसरा हमारा जो है मध्य मंडल। अब हम मध्य मंडल की बात करें तो सबसे ज्यादा हम देखें कि हमने देखा क्षोभ मंडल है, तो क्षोभ मंडल 13 किलोमीटर तक है। उसके बाद हमने देखा हमारा जो समताप मंडल है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तो मध्य मंडल की देखें तो इसकी औसत ऊंचाई 80 किलोमीटर तक हम मान सकते हैं। कितनी है इसकी ऊंचाई, 80 किलोमीटर तक हम मान सकते हैं। यानी ये उससे ऊपरी, या हम कह सकते हैं ये तीसरी परत हम इसको मान सकते हैं। इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है,
80 किलोमीटर तक होती है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि जो अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले जो उल्का पिंड हैं वो क्या करते हैं, इसमें प्रवेश करने पर जल जाते हैं। तो कई बार हम सोचते हैं कि उल्का पिंड गिरने वाला है या उल्का पिंड हमें नजर आते हैं। एक आपको आसमान में जो रेखा सी जो नजर आती है जिसको आप कहते हो कि तारे टूटना, यानी आपको जो तारा टूटता हुआ नजर आता है वो तारा टूटना, वो कई बार क्या होती है, उल्का पिंड होती है। तो टूटने के बाद एक जो सीधी लाइन के रूप में हमें जो नजर आती है तो हम सोचते हैं कि तारा टूटा है, जबकि ये उल्का पिंड होते हैं तो इनके साथ एक साथ तो घर्षण के कारण ये हमें क्या होती है, लाइन सी जो दिखाई देती है। तो जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसमें जो अंतरिक्ष से जो आने वाले जो उल्का पिंड हैं, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले जो उल्का पिंड हैं वो इसी परत में जल जाते हैं। प्रवेश करने वाले उल्का पिंड ये क्या होते हैं, इसी परत में जल जाते हैं, यानी आगे ये धरती पर नहीं आते हैं। तो ये भी हमें बचाता है। मान लो सीधा का सीधा यदि उल्का पिंड यदि धरती पर आए तो हमारे लिए ये हानिकारक साबित हो सकता है। तो मध्य मंडल में ही क्या करते हैं, उल्का पिंड होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कई बार तो हम देखते हैं कि जैसे पृथ्वी पर हम सुनते हैं धरातल पर उल्का पिंड आए तो बहुत बड़ा खड्डा बन जाता है। तो ये बहुत कम बार होता है कि ये जो हमारे धरातल पर ये उल्का पिंड पहुंच पाते हैं। इससे पहले ही जो मध्य मंडल होता है इसमें ये जल जाते हैं। अगला हमारा जो है, अगला जो परत है हमारी वो है हमारी आयन मंडल। कौन सी है, आयन मंडल। इसको बाह्य मंडल भी कहा जाता है, आयन मंडल या बाह्य मंडल। ये हमारी अगली परत है वायुमंडल की। इसकी यदि हम बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई देखते हैं, 80 से हमने 80 सेंटीमीटर देखी थी जो मध्य मंडल वाली, 80 से 400 किलोमीटर तक हम मान सकते हैं इसको, इसकी औसत ऊंचाई। उसके बाद यदि हम बात करें तो ये जो रेडियो जो तरंगे हम जो आप देखते हो, रेडियो सुनते हैं, टीवी देखते हैं, तो जो हमारा जो रेडियो जो उपकरण है हम कह सकते हैं, यानी रेडियो जो तरंगे हैं वो क्या करती हैं, इसी परत में आकर, इसी पर्वत जो परत है इसमें आने के बाद पुनः क्या होती है, परावर्तित होकर पुनः धरती पर आ जाती हैं, जिसके रूप में फिर हम टीवी वगैरह जो हम देखते हैं सुनते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता जो रेडियो तरंगे होती हैं वो क्या करती हैं, इस मंडल पर आने के बाद वापस क्या करती है, परावर्तित होने के बाद सीधा पुनः धरातल पर, पृथ्वी पर आ जाती हैं। यानी ये रेडियो तरंगों का हम कह सकते हैं, आप लिख भी लेना कि रेडियो तरंगों का उपयोग होता है इसमें, रेडियो तरंगों के लिए उपयोगी है, के लिए उपयोगी, क्योंकि यहीं से रेडियो तरंगें आती हैं और यहाँ से पुनः क्या होती है, परावर्तित होकर ये वापस धरातल यानी अपनी पृथ्वी पर आ जाती है। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अगली हमारी जो अंतिम कह सकते हैं, हमारी जो अंतिम जो परत है वो है हमारी बहिर्मंडल। बहिर्मंडल, बहिर्मंडल से नाम से पता चल जाता है कि ये सबसे ऊपरी परत है, यानी ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। सबसे ऊपरी परत कौन सी है, हम कह सकते हैं बहिर्मंडल है। और ये इसमें क्या होती है, सबसे जो हल्की जो गैसें होती हैं, ये कहा जाता है कि जो सबसे हल्की गैस है, जो मान लो हीलियम है या है आपकी हाइड्रोजन है, ये गैसें माना जाता है कि ये गैसें अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। ये गैसों के रूप में सबसे पतली परत होती है, ये इस बहिर्मंडल में जो गैसों की सबसे पतली परत होती है ये। तो यहाँ पर माना जाता है कि हीलियम है, हाइड्रोजन जैसी गैसें अंतरिक्ष में जो है वो तैरती रहती हैं। यानी सबसे ऊपरी परत हमने 400 किलोमीटर तक तो हमने आयन मंडल के बारे में देखा, तो उससे ऊपर यानी हम कह सकते हैं कि कई सौ किलोमीटर तक ये हम वायुमंडल की संरचना को हम देख सकते हैं, कई सौ किलोमीटर तक ये फैली हुई है।
इस प्रकार हमने जो देखा आज वायुमंडल के बारे में देखा है कि सबसे पहले तो हमने वायुमंडल का संगठन देखा, उसमें तो गैसों का मिश्रण होता है, जलवाष्प होती है और धूलकण भी होते हैं। तो सबसे ज्यादा तो हमने देखा गैसों के बारे में, तो वायुमंडल में जो सबसे जो ज्यादा गैस होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है, याद रखना, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद आती है हमारी जो प्राणवायु गैस है, ऑक्सीजन आती है। उसके बाद अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, आदि जो गैसें आती हैं। इसके बाद हमने जलवाष्प को देखा, जो भाप बनकर चला जाता है, जो वायुमंडल में जो चला जाता है, उसके बाद जो वर्षा होती है उसका हम विस्तार से आगे देखेंगे। उसके बाद धूलकण है जो वायुमंडल में भी विद्यमान है, जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश के परिक्रमण के कारण हमें क्या होता है, जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के जो समय लालिमा दिखाई देती है, वो किस कारण दिखाई देती है, धूलकण के कारण दिखाई देती है। उसके बाद हमने वायुमंडल की संरचना के बारे में भी हमने चर्चा की। तो सबसे पहले हमने क्षोभमंडल के बारे में प्रश्न पूछा, और कई बार आता है कि मौसमी घटनाएं कौन से मंडल में होती है, तो क्षोभमंडल में पाई जाती है। ये इसे सबसे कम जो नीचे की जो परत होती है वो होती है क्षोभमंडल होती है, यानी जितनी मौसमी घटनाएं होती है वो कौन से में होती है, क्षोभमंडल में। उसके बाद हमने देखा समताप मंडल, यानी इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। जितने भी हम देखते हैं जो वायुयान हैं जो किस परत में उठते हैं, समताप मंडल में उठते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके जो ओजोन गैस है, प्रश्न पूछते हैं ओजोन गैस का भी, कि ओजोन गैस की परत कौन से मंडल में पाई जाती है, तो यह आपकी समताप मंडल, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमें बचाता है। उसके बाद हमने देखा था जो आपका मध्य मंडल, मध्य मंडल जो 50 किलोमीटर के बाद हमने देखा था 80 किलोमीटर तक, तो इसमें जो है वो हमारे जो अंतरिक्ष से आने वाली जो उल्कापिंड है वो जल जाते हैं। उसके बाद हमने आयन मंडल के बारे में देखा, जो सबसे ज्यादा रेडियो तरंगों के लिए उपयोगी होता है, जिसके कारण जो तरंगें परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर आती हैं। उसके बाद सबसे अंतिम में जो हमारी परत थी वो बहिर्मंडल, यानी सबसे जो ऊपर की परत कौन सी हो गई आपकी, बहिर्मंडल। इस प्रकार वायुमंडल की हमने जो आज देखा संगठन और संरचना। कल हम जो है इसी अध्याय का हमारा प्रकरण का अगला है जो मौसम और जलवायु, इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसको देखना और समझना। तब तक के लिए नमस्कार।